हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। इससे पहले हम न्यूट्रिशन जो टॉपिक था फ्रॉम द चैप्टर 6 क्लास 10th की बायोलॉजी से, जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, उससे हम न्यूट्रिशन का पार्ट जो है अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या क्या है। लेट अस स्टार्ट विद द स्टडिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ब्रीदिंग का पता होना चाहिए। ब्रीदिंग क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सांस लेना और फिर उसे रिलीज करना, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड लेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो होता है हमारा ब्रीदिंग। चलिए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल्स में कैसे होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स को ही लेके देख लीजिए, जितने पानी में पाए जाते हैं जो भी एनिमल्स, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है। उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? गिल्स, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन पर रहते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं? उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स। नेक्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। वो कैसे रेस्पायर करते हैं? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। पर इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्फीबियन होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं? उनके पास स्किन एज वेल एज लंग्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, तो उनके पास दो दो चीजें होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। वो क्या क्या है? स्किन से भी रेस्पायर करते हैं एज वेल एज लंग से भी रेस्पायर करते हैं। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ एक्वाटिक एनिमल होता कैसे है। एक्वाटिक एनिमल जो हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? वो ऑक्सीजन होती है हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है। हमारे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो वाटर में प्रेजेंट होती है, और यही डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है? वो इनटेक करते हैं जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं। अब ये किस तरीके से करते हैं? ये देखिए, इस तरीके से डिसॉल्व ऑक्सीजन है, बट एज कंपेयर टू द आउटसाइड जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है, यानी कि आउटर सराउंडिंग में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है एज कंपेयर टू नीचे। ठीक है, यानी कि अब आपके पास अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आप बहुत ही रैपिडली ब्रीथ करेंगे, यानी कि जोर जोर से सांसें लेंगे अगर शॉर्टेज होगी ऑक्सीजन की। तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बहुत फास्टर होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर। रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग से कहने का क्या मतलब है हमारा यहाँ पे? रेट ऑफ ब्रीदिंग से मतलब है स्पीड ऑफ ब्रीदिंग। इस तरीके से हम बहुत फास्ट सांस लेते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं या आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो हम बोलते हैं ना हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स पे अगर आप जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे या कोई भी माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, कहीं ट्रैकिंग पे जाएंगे, तो आप जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे आपके ऑक्सीजन क्या होता है? लेवल कम होता रहता है। तो उस टाइम पे आपकी ब्रीदिंग भी क्या हो जाती है? बहुत फास्ट हो जाती है, हम जोर जोर से सांसें लेते हैं। सेम अप्लाई करता है जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को क्या होती है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हम रैपिड जो है वो ब्रीदिंग करने लगते हैं। उसी तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स के साथ भी सेम चीज होता है। वहां पे भी क्या होता है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो यहाँ पे वाटर में है वो लेस है एज कंपेयर टू एयर में। एयर में जो है वो मोर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो है जितने भी एक्वाटिक एनिमल है उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? फिर फास्टर, यानी कि वो स्पीड से जो है वो ब्रीदिंग करेंगे, बहुत तेजी से जो है वो ब्रीदिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा एनलार्ज कर रहे हैं फिश की डायग्राम को। फिश फिश ऑक्सीजन कहाँ लेती है? थ्रू दी माउथ। माउथ से वो ऑक्सीजन लेती है और फिर ट्रांसफर करती है कहाँ पे? गिल्स में। अब माउथ से ऑक्सीजन लिया गिल्स में, गिल्स में उसने फिल्टर किया, अपने ब्लड वेसल्स में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया। फिर ब्लड वेसल्स से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीडाइज होता है जब फूड, तो रिलीज होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू किसके जाता है? फ्रॉम द ब्लड एंटर जो होता है वो फिर इन्हीं गिल्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? वाटर में। इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चला गया? फिर से वाटर में।
दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज का, किसी भी गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लेवल टू द लो कंसंट्रेशन लेवल। डिफ्यूजन हमेशा हाई टू लो जाता है, ठीक है। अब ये हाई टू लो कैसे किया, यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर एज कंपेयर टू द ब्लड। जो फिश थी उसके ब्लड में ऑक्सीजन जो था वो कम था एज कंपेयर टू जो वाटर में था, यानी कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उसके ब्लड में कंसंट्रेशन कम थी। तो वहां से फ्लो हुआ ऑक्सीजन उसके ब्लड में गया, यानी कि जब उसने इनटेक किया अपने माउथ में ब्लड में, फिर उसके ब्लड में आ गई ऑक्सीजन की मात्रा कम, ज्यादा आ गई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हुआ, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटेंट वो बाहर कम है और इसके जो फिश है उसके ब्लड में ज्यादा है, तो इसीलिए फिर मूवमेंट चली जाती है कहां से, उसके ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेक्स्ट वाटर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पूरा ही प्रोसेस किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टेरेस्ट्रियल। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास जो है एक्सचेंज के लिए क्या होता है, सेम चीज होती है, उनके जो सरफेस वहां उनके पास क्या प्रोवाइडेड होता है, लंग्स। मैंने आपको पहले कहा था उनके पास एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो होता है लंग। अब बाहर जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उनकी बॉडी में कम है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर करेगा उनकी बॉडी में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे उनका लंग्स जो है प्रोवाइडेड होते हैं, और वो लंग्स के अंदर ही एक चीज होती है, ये एल्वेओलाई सैक्स आप देख रहे होते हैं, यहीं पे एल्वेओलाई सैक्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जहां से ऑक्सीजन उन ब्लड में डिसॉल्व होता है और वहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेम पाथ के थ्रू रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेम मात्रा से, जैसे जिस साइड से, जिस वे से ऑक्सीजन अंदर आया था उसी वे से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए ये क्या होता है, एक शरीर के अंदर होता है, इस तरीके से एक बॉडी के अंदर होता है, एक अच्छे खासे बोन स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसको हम रिब केज कहते हैं। अब यहाँ पे एक फादर अपने सन से पूछ रहा है, क्वेश्चन है एक तरह का, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, आप यही बोलेंगे रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, दैट इज रेस्पिरेशन, आप यही आंसर देंगे। सेम आंसर इस बच्चे ने दिया है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है, या ऑक्सीजन अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है। अब उसके पापा ने कहा नो, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये तो ब्रीदिंग है, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ही होता है इनटेक करना ऑक्सीजन को और लेट आउट करना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आप इसको रेस्पिरेशन कैसे कह सकते हैं, वो तो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बट आप रेस्पिरेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो रेस्पिरेशन क्या आता है, रेस्पिरेशन आता है जो वो लंग्स से जो ऑक्सीजन हमारे एंटर करता है, मतलब जब हम ब्रीथ करते हैं और जब वो ऑक्सीजन हमारे लंग में इस तरीके से एंटर कर लेता है तो वो कहाँ पहुंचता है, ठीक है, हमारे ब्लड में एंटर करता है इस तरीके से। अब वो ब्लड में एंटर करेगा और ब्लड के थ्रू हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर होगा, और वहां पे जो सेल प्रेजेंट होंगे उसके सेल में एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, वो सेल में प्रेजेंट होता है, हर बॉडी सेल में। तो वहां पे जो फूड हुआ था, यानी कि जब हमने इनटेक किया था, खाना इनटेक किया था, और वो जब हमारे ब्रेक डाउन होके, जब हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, सॉरी प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था जो न्यूट्रिशन वाला था, न्यूट्रिशन इन मैन, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है सिंपलर वन में आप उसको डाइजेस्ट करते हो और देन फिर वो ब्लड में एंटर करता है। तो यहीं पे उसी तरीके से हर सेल में क्या था, ग्लूकोज था, फूड। तो जब ये ऑक्सीजन वहां जाता है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, तो वहां पे रिएक्शन होती है और वो इसको क्या ब्रेक डाउन करता है इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट हमारे क्या निकलते हैं, H2O CO2। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस का रिवर्स क्या है, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा फूड था C6H12NO6, ठीक है, उसके साथ जब ऑक्सीजन, जब ब्रीदिंग के साथ हम लेते हैं, वो रिएक्ट करता है, तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
H2O, और साथ ही साथ क्या रिलीज होते हैं, ATP। ATP एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, ये ATP क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एज एन एटीपी स्टोर्ड होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई और हमारे बाय प्रोडक्ट क्या निकले थे, सेम H2O और वाटर। और जब हम रेस्पायर कर लेते हैं तो सेम वे से जो जिस जगह से ऑक्सीजन आया था उसी जगह से फिर यही सेम जो बाय प्रोडक्ट हैं ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये पहले सेल में गए, फिर ब्लड में आके, और फिर सेम विंड पाइप से बाहर, इस तरीके से, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जाती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल होता है और उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा जब, तो उसे किस तरह की कहते हैं हम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरो का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एनएरो का मतलब क्या होता है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहीं से इनकी जो है दो टर्म्स बनी है, ठीक है। अब दो फेज होते हैं, एक तो हमने देख लिया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता था, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो हमने पहला फेज पढ़ लिया। दूसरा फेज होता है जो एक्चुअल रेस्पिरेशन होती है, जो होता है रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। जब हमारे सेल के अंदर वो एनर्जी रिलीज हो रही है वो होती है हमारी एक्चुअल रेस्पिरेशन, और उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, द एक्चुअल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, तो उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, रेस्पिरेशन के दो फेजेस हैं, एक ब्रीदिंग एंड एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होते हैं, रेस्पिरेशन हैज टू फेजेस, वन इज ब्रीदिंग एंड सेकंड इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होती है। ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि वो बाहर से इन्वॉल्वमेंट होता है, हमने सांस ली और सांस छोड़ी, उस पार्ट को हम ब्रीदिंग कहते हैं। सेल्यूलर होती है इंटरनल, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसके अंदर वो चीज हो रही है, वो प्रोसेस हो रहा है, तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अ पर्टिकुलर वे, और यहाँ होता है रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ब्रीदिंग है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहां होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अ पर्टिकुलर पाथवे, ठीक है। वो पर्टिकुलर पाथवे क्या है, नॉस्ट्रिल से हमारे लंग्स में जाना और लंग्स से वापस नॉस्ट्रिल से बाहर आना। और यहाँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, द रिलीज ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन, एज वेल एज हम उसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने पहले भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बॉडी सेल्स में। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स ऑकर्स इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में एक अलग सिस्टम बना है, दैट इज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए। अब रेस्पिरेशन के लिए जो ह्यूमन बॉडी में है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये एक अलग सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में बनाया है फॉर रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये पूरी डायग्राम बना के दी गई है। हर पार्ट को हम डिटेल में यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉस्ट्रिल्स, नाक में, आपकी नोज में जो ओपनिंग होती है उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। सेकंड आता है फिरनैक्स, यहाँ पे एक कनेक्टिंग ट्यूब है, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे होता है फिरनैक्स। नेक्स्ट आता है लेरनैक्स, ये जिसको कि हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज निकल रही है, वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट आएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गई ये विंड पाइप, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। उसके बाद आते हैं दो ब्रोंकी, यही विंड पाइप जब दो साइड्स में टू लंग्स की तरफ जो स्प्लिट कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, द ब्रांचेस ऑफ द विंड पाइप। उसके बाद यही ब्रोंकाई जो सिंगल ब्रोंकाई है, यानी कि एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। जब ब्रोंकस आगे जाके स्प्लिट कर जाती है बहुत सारी ब्रांचेस में तो उसको बोलते हैं हम ब्रोंकियोल्स, ठीक है।
और एट द एंड ऑफ ब्रोंकियाल्स क्या होते हैं, हमारे एल्वेलाई होते हैं, जिनको कि हम एयर सैक भी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा हम जो नोज नेजल कैविटी है उसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है हमारा नेजल कैविटी। ये है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या है, ओपनिंग ऑफ द नोज। नॉस्ट्रिल्स के यहाँ क्या होते हैं, बहुत से छोटे छोटे हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही पतले हेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी एयर को फिल्टर करते हैं। जब यहाँ से एयर जाती है इनसाइड, तो यहाँ पे जो फाइन हेयर्स है ये क्या करते हैं, उस एयर को फिल्टर करते हैं। मतलब कि जितने सारे डस्ट पार्टिकल है वो हमारे नाक में जो है वो रह जाते हैं और प्योर एयर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। फाइन हेयर्स के साथ साथ एक और चीज होती है, ठीक है, एक और काम है, ये एयर को क्या करती है, मॉइस्ट एज वेल एज वार्म, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। और हमारा नाक के अंदर जब वो जाती है तो एक तो मॉइस्ट भी हो जाती है और वार्म भी। अब मॉइस्ट कैसे होती है, हमारे नाक में एक तरह का म्यूकस होता है, ठीक है, एक स्पेशल सेल से बोल सकते हो आप, जो म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस क्या करते हैं, वो मॉइस्ट कर देते हैं उस एरिया को, ठीक है। और जितने भी फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जितने भी गंदगी होगी वो इस फाइन हेयर के जरिए ट्रैप तो हो गई, पर वो वहीं पे रह जाती है थ्रू दिस म्यूकस, ठीक है। जितना भी डस्ट और गंद होता है हमारे नाक में ही जमा होके रह जाता है। ये यहाँ से फिल्टर हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सारा इसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रैक में जाती है। अब ट्रैक में क्या क्या चीजें आ गई ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन ट्रैक में आती है, ठीक है। ट्रैकिया जो हमारी विंड पाइप है, इसको एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने जो है वो सर्कल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रैकिया के ऊपर एक रिंग, यानी कि हड्डियों का एक रिंग बना हुआ है इस तरीके से। अब ये क्यों है, मान लीजिए अगर हमारे कभी एक टाइम होता है बिटवीन द हम सांस लेते हैं, कभी कभी हम ऐसे सांस रोक लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, सांस अंदर नहीं जा रही है, उस टाइम पे ये जो विंड पाइप है ये बर्स्ट ना हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन इनसाइड द विंड पाइप, वो बर्स्ट ना हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कार्टिलेज रिंग जो है वो है, इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी सराउंडिंग। तो ये कार्टिलेज रिंग जो है इंश्योर करती है कि जो एयर पास हो रही है उसकी वजह से, या एयर ना पास हो तो वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोंकियो, तो मैंने आपको बताया था ब्रांचेस, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और एल्वेलाई, एल्वेलाई जहां पे लास्ट में एयर जाती है और वहां पे ही जो है मेन जो ट्रांसफर होता है ब्लड में, ठीक है, वो चीजें होती है। ये है थायरमस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे। नीचे एक डायफ्राम भी होता है, दिस वन, ठीक है। ये एक तरह की एक वॉल बोल सकते हो आपको, नीचे थोरैकिक कैविटी के नीचे होती है, ताकि जो स्पेस बनाने में काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा चेस्ट कैविटी को थोड़ा वाइडन कर लेता है, ताकि जो प्रेशर है वो तो मतलब एरिया ज्यादा बढ़ जाए ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए, आने के लिए, तो वो डायफ्राम का भी काम होता है। तो लंग्स लोकेटेड एट द थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये है थोरैकिक कैविटी। इस तरीके से इस कैविटी में जो है ये लंग्स हैं हमारे। अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे रिब्स को लिफ्ट करते हैं और फ्लैटन, जो नीचे का डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे, ये आपने ब्रीथ किया फ्लैट, ब्रीद आउट किया तो फिर से छोटा हो जाएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। देख रहे हैं आप, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो ये डायफ्राम फ्लैट हो रहा है और चेस्ट कैविटी में ज्यादा जगह बन रही है। जब आप सांस छोड़ देते हैं तो फिर से ये कर्व हो जाता है और चेस्ट कैविटी क्या होती है, छोटी, अपने नॉर्मल पोजीशन पे जो है वो आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या होता है, एयर सैक जो थे वो क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से और फिर एक्सपैंड होते हैं, और एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए उन्हें, तो इस टाइप से वो थोरैकिक कैविटी जो है वो बड़ी हो जाती है और उसके लिए जगह बन जाती है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लंग्स को अच्छे से। ये ब्रोंकी थी, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, एंड दीज लास्ट में एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को जरा ध्यान से देखिए, बलून सैक्स जो हैं, ये है एल्वियोलाई। थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, इन हर एक वॉल्स के ऊपर क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो लगी हुई हैं। मतलब सारे एल्वियोलाई सैक्स को इन ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन जाता है तो वो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है उनमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है।
लेट अस सी कैसे होता है। जैसे ये ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक हुआ, एल्वोलाई के पास जाएगा, वहां पे ब्लड कैपिलरीज होंगी इस तरीके से। ये देखिए, ये ब्लड कैपिलरी, ये एल्वोलाई है, ये ब्लड कैपिलरीज है, और यहाँ पे जो है वो बाकी ब्लड सेल्स हैं। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन जब आया, ठीक है, तो ये ब्लड सेल्स है, आरबीसीज घूम रहे हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, ये इन आरबीसीज में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। इस तरीके से उस हेमोग्लोबिन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन फिर इसको कैरी आउट कहाँ करेगा, ये बाकी सेल्स यानी कि टिश्यूज में, ठीक है। वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा वो वहीं से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल टिश्यू से इन्हीं ब्लड में आएगा, और यहाँ से ये फिर जाएगा किसमें, एल्वेओलाई सैक में, और वहां से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का। किस तरीके से होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो ऑक्सीजन होती है वो इधर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आती है, ठीक है। O2 नॉस्ट्रिल्स के, नॉस्ट्रिल्स में छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, एज वेल एज म्यूकस भी होता है जो कि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है वो वहीं पे उसको फिल्टर कर देगा, और जो प्योर एयर होगी वो कहाँ से जाएगी, हमारी विंड पाइप से होती हुई जाएगी यहाँ से ब्रोंकीज में दोनों तरफ, ठीक है। ब्रोंकियोल से ट्रांसफर होकर लास्ट में कहा जाएगी, एल्वेओलाई सैक में। एल्वेओलाई सैक्स में क्या होती है, दीज आर कवर्ड विद द लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ऑक्सीजन जो है वो थ्रू ब्लड कैपिलरीज कहाँ हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू दी ब्लड, जहाँ पे हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, या सेल्स में बोल सकते हो, सेल्स के थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर जब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, फिर ग्लूकोज पे एक्ट ऑन करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस उन हेमोग्लोबिन में आता है, फिर से एल्वेओलाई सैक में जाता है इन्हीं ब्लड थ्रू के जरिए, यहाँ से फिर से वो सेम वे से क्या है, आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको और डिटेल में बताएंगे तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होती है, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की मात्रा जो बाहर क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी में बहुत कम है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है। पाथवे तो मैंने आपको बता दिया सारा प्रोसेस। जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम क्या होता है, अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी हो गई थी, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट किस में हुई, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी बॉडी में एज कंपेयर टू आउटसाइड बहुत कम है, तो वही सेम वे क्या होता है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं हमारी चेस्ट कैविटी फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आती है, डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सेम पाथवे क्या होता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये था सारा प्रोसेस जो आपका क्या है, रेस्पिरेशन का। हेमोग्लोबिन जो है एक्चुअली वो हेल्प करता है, ठीक है। तो हम हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं, हेमोग्लोबिन को, क्योंकि एक्चुअल में ब्लड के थ्रू वो क्या है, हेमोग्लोबिन ही है जो पास कर रही है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ब्रीदिंग साइकिल जो है उसमें क्या होता है, एयर इज टेकन इन एंड लेट द आउट, ये सेम चीज होती है, पर लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल एयर। एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ जो है रेसिडुअल एयर हमेशा लंग्स में होता ही होता है। क्यों, सारा का सारा बाहर नहीं जाता, क्यों, ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल पाए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे ब्लड में। जब हम अंदर लेते हैं एयर और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे लंग्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके ऑक्सीजन, उसका प्रॉपरली टाइम उसको मिले, इसलिए हमारी लंग्स में थोड़ा असफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर हमेशा, रेसिडुअल एयर जिसे हम कहते हैं, वो रहता ही रहता है। तो ये था द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन। अब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। अभी तक तो हम एनिमल्स में देख रहे थे, अब प्लांट्स में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब प्लांट्स के पास तो कोई ऑर्गन है ही नहीं, जैसे ह्यूमन बींग्स या बाकी एनिमल्स के पास है लंग्स, ठीक है, प्लांट्स के पास तो कोई है ही नहीं इस तरीके का ऑर्गन, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो एक जगह से मूव नहीं कर सकते, फिक्स प्लेस पे होते हैं, तो उन्हें जो है एनर्जी, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट उन्हें एज कम्पेयर टू बाकी एनिमल्स के कम चाहिए, ठीक है, उनको इतनी एनर्जी नहीं इन्वॉल्व होती है,
तो इस तरह के प्रोसेस जो होता है इनमें वो क्या होता है, थोड़ा स्लोअर होता है, ठीक है। अब कैसे स्लोअर होता है देखते हैं। गैसेज ऑफ एक्सचेंज सेम प्रोसेस से ही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यूजुअली डिफ्यूजन से ही होती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब ड्यूरिंग डे टाइम हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, राइट। मैंने आपको कहा ही था फोटोसिंथेसिस का उल्टा क्या है, रेस्पिरेशन। ये दोनों वाइस वर्सा है, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस में हो रहा है ऑब्वियसली उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तो ये सब किसके थ्रू होता है, जब स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स किसके थ्रू होती है, फ्रॉम द टाइनी पोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन जो है फिर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, इसमें यूटिलाइज किया, सेल बॉडी में आए, फिर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, फिर वो फोटोसिंथेसिस ने ले लिया। मतलब ये जो साइकिल है ये चलता रहता है साथ में, सेम टू सेम ये दोनों साइकिल काम कर रहे हैं डे टाइम में। अब रात के टाइम में क्या प्रॉब्लम होती है, रात के टाइम में सनलाइट तो होता नहीं है, तो मतलब देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सनलाइट ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो तब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या है, डे टाइम में। इसलिए सबको मना किया जाता है कि रात को पेड़ों के पास या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एट द नाइट टाइम क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उस टाइम वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके आजू बाजू उनके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी भी जो है वो इनहेल क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रात को कभी भी पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेस्पिरेशन के दो फेज बताए थे मैंने आपको, ब्रीदिंग जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन। आइए थोड़ा सेलुलर रेस्पिरेशन को और डिटेल में देखते हैं, जिसको कि हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको कहा था, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स, ठीक है, उसमें एक तो एंडोक्राइन रेटिकुलम भी होता है, ठीक है, ईआरस जो उसको हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और भी होते हैं गोल्गी एपैरेटस, ये हमने 9th क्लास में पढ़े हैं सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। तो उसी में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी के सारी रेस्पिरेशन किसमें हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होती है, जब ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ब्रोकन डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसके पास कितने कार्बन के एटम्स हैं, 6, ठीक है। अब ये 6 के 6 जब ब्रोक डाउन होते हैं तो ये क्या रिलीज कर रहे होते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, ये किस तरह का प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। अब ध्यान से देखिए कैसे होता है, स्टेप्स कैसे होते हैं। इस तरीके से 6 जो थे कार्बन के कंपाउंड वो ब्रेक डाउन होके क्या बन जाते हैं, 3, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है पायरुवेट, ठीक है। ये 6 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3, ठीक है। जो कार्बन का एटम है 6 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट। अब पायरुवेट जो होता है वो अपना काम करेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस पर डिपेंड करता है कि एरोबिक होगी या एनारोबिक होगी। तो सेकंड टाइम होता है कि ये सारा काम किस में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में होता है। उस टाइम में ऑक्सीजन होता नहीं है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। पर जब हम इनटेक कर लेते हैं ऑक्सीजन, जब हमने ऑक्सीजन जो है वो ले लिया, फिर क्या होगा, उसको हम एक्चुअली ग्लाइकोसिस भी कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हमारे सेल में रेस्पिरेशन हो रही होती है, मतलब जो पहला स्टेज बन के आया है, कब? जब ये 6 कंपाउंड टूट के पायरोवेट बनते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? क्या कहते हैं उसको? ग्लाइकोलाइसिस। अभी ये एब्सेंस ऑफ एयर में हुआ है, एनाएरोबिक था, तभी जो आया उसको हमने क्या कहा? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज जो था उसका क्या हुआ है? ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, साइटोप्लाज्म से गया माइटोकॉन्ड्रिया के एंटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो ये ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि 38 एटीपी हाई एनर्जी रिलीज करेगा। कब? जब ऑक्सीजन इसको मिलता है, ठीक है? और हमारे बाई प्रोडक्ट क्या निकल के आएंगे यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो ये जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6। जब इसके साथ, जस्ट अ सेकेंड, C6H12O6 जब पहला इसमें रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे एक बनता है पायरुवेट स्टेज आती है, ठीक है? उसके बाद जब उसे ऑक्सीजन मिला तो वो किसमें ब्रेक डाउन होता है? अपने दो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और साथ में क्या रिलीज होता है? 38 एटीपी, ठीक है? ये किस चीज के लिए होता है? ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आपको पूछ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन ये होती है जब फूड पहले स्टेज में पायरुवेट में होता है, ठीक है? हम इस स्टेज को ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। जब ये नेक्स्ट स्टेज में ऑक्सीजन इसको मिलता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज जो करता है वो मच एनर्जी, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज 38 एटीपी, ठीक है? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट, जब हैवी एक्सरसाइज होती है ह्यूमन मसल्स में, अब ह्यूमन सेल की बात करें, मसल सेल्स की, तब क्या होता है? वहां पे हमें रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो पायरुवेट होता है वो ब्रोक डाउन हो रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कोई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है तो वो कम एनर्जी रिलीज करता है, कितनी? सिर्फ 2 एटीपी। और इस टाइम पे, यानी कि यहाँ पे जो फूड हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है? पायरुवेट यहाँ पे इधर आएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो जो बाय प्रोडक्ट बन के आता है वो बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है? और लैक्टिक एसिड के साथ ओनली शॉर्ट एनर्जी, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और एक छोटी सी एनर्जी एटीपी, यानी कि 2 एटीपी जो है वो रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो होता है वो क्या होता है? हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो रहा है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। कहाँ पे? सिर्फ ह्यूमन मसल में, ये भी ध्यान रखना आप, ह्यूमन मसल्स में, ठीक है? सेम चीज ईस्ट में भी होती है। ईस्ट भी एक तरह का सेल है जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में करता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे एटीपी जो करते हैं तो क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जो एक्यूमुलेट हो जाता है मसल सेल में, तभी हमें क्रैम्प्स और दर्दें होती हैं, फटीग, यानी कि हम थका हुआ महसूस, जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं आपके पेन होने लगता है, आपकी टांगे हिलने लगती है अगर आप काफी टाइम के बाद एक्सरसाइज करने लगे, तो ये इसी वजह से होती है, क्योंकि क्या उसमें भर जाता है? लैक्टिक एसिड जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है? अब हम बात करेंगे ईस्ट की। ये तो बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है, ठीक है? इस टाइम पे भी कम एनर्जी रिलीज होती है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 एटीपी, पर इसके बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अगर हम इसमें लिखेंगे कि ईस्ट में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, ये भी एनाएरोबिक ही है, पर यहाँ पे जो उसका फूड होगा, ठीक है, पायरुवेट जो बनेगा वो जब बाय प्रोडक्ट देगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो क्या बनाता है? इथेनॉल, ठीक है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और सेम बहुत कम एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज 2 एटीपी। इस तरीके से
तो क्या बन के आ रहा है, इथेनॉल, एक तरह का अल्कोहल, ठीक है, और बहुत कम एनर्जी रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं हम इसको, फर्मेंटेशन। तो इसी प्रोसेस से ही जो होता है, जो आपका दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है, वो भी एक तरह की फर्मेंटेशन ही हो रही होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका फर्मेंटेशन का। तो यहां तक था हमारा जो रेस्पिरेशन का आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एज वेल एज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर फिर भी आपको किसी भी इस जो आज का टॉपिक था रेस्पिरेशन में, इसके किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट आता है, प्लीज हमें कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या मिस कर रहे हैं और आपको किस चीज में जो है वो तकलीफ हो रही है समझने में। तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।